नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये होगा जब भी हम अपनी कोई फ्यूचर में वीडियो अपलोड करेंगे आपके पढ़ाई से रिलेटेड तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आपको द लर्निंग पॉइंट से होम ट्यूशन या कोचिंग चाहिए, अगर आपकी स्ट्रीम आर्ट्स हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आप नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर देख रहे हैं 7011676070 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको द लर्निंग पॉइंट होम ट्यूशन या कोचिंग भी प्रोवाइड करा देगा। तो हम आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं द लर्निंग पॉइंट कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं सब्जेक्ट हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। अगर आप ये 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको एक फ्री सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ा दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको 12th में अच्छे नंबर लाने हैं। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सोशोलॉजी। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समाज शास्त्र सोशोलॉजी। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम आपको पढ़ा रहे हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ये क्लास 12 सोशोलॉजी की बुक है। तो दोस्तों उसका पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन, और उसका पहला टॉपिक भी उठता है संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। संरचनात्मक परिवर्तन, ये संरचनात्मक परिवर्तन तो हमको बता दें संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। सामाजिक संबंधों के परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। मतलब जो समाज में जो बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, जो सामाजिक संबंध के, जो हमारे समाज में बड़े बड़े मुद्दे रहते हैं, जैसे इस परिवर्तन को अच्छा करना है, इस परिवर्तन को सही करना है, तो उन परिवर्तनों को कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। मतलब सामाजिक संबंधों के परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ अगर आपका समझ ना आ रहा हो। तो यह सामाजिक संबंध के विस्तृत एक बड़े तंत्र होते हैं। मतलब ये जो समाज के विस्तृत एक बड़े तंत्र रूप में होते हैं। उदाहरण के तौर पर समाज में जैसे लड़कियों की पढ़ाई, जो ये संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। मतलब ये समाज में बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं। जैसे आज का मुद्दा क्या हो गया, आज का मुद्दा कि कोरोना वायरस को कैसे हराना है। जैसे आज का मुद्दा है, समाज में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस समय जैसे लड़कियों की पढ़ाई, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, लड़कों को शिक्षा दिया जाती है। मतलब जो समाज में बड़े बड़े मुद्दे उठते हैं उसको क्या कहते हैं, संरचनात्मक परिवर्तन। तो आप इसे एक लैंग्वेज में डिफाइन लिख सकते हैं, सामाजिक संबंधों के परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर आप ये वाला एग्जाम्पल डाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज समाज में लड़कियों की पढ़ाई, ये भी आज कितना बड़ा मुद्दा है देश के ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे, संरचनात्मक परिवर्तन। तो आई होप आपको समझ आ गया हो संरचनात्मक परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक इसमें आ जाता है पूंजीवादी किसे कहते हैं। मतलब कैपिटलिज्म, CAPTI। तो मतलब जो कैपिटलिज्म, पूंजीवादी किसे कहते हैं। तो पूंजीवादी किसे कहते हैं, तो हम आपको बता देते हैं पूंजीवादी किसे कहते हैं। पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है। मतलब जो पूंजीवादी है वो आर्थिक व्यवस्था है। पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना है। जो पूंजीवादी व्यवस्था होती है उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता है। मतलब जो बड़ी बड़ी बाहर की कंपनी जैसे अमेज़ोन, ये सारी क्या बड़ी बड़ी कंपनी, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें निजी व्यक्तियों, मतलब जो उन कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं, जो उनके बड़े बड़े डीलर रहते हैं, वही जो होते हैं वो उन्हीं के द्वारा कंपनी चलाई जाती है। जैसे इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है कि इसकी हम वैकेंसी कब निकालेंगे, इसके आपको जो ये कंपनी के मालिक कहेंगे वही होता है। तो मतलब इस पूंजीवादी एक आर्थिक व्यवस्था है। मतलब अपनी आर्थिक व्यवस्था को दूर करना तो आप पूंजीवादी को अपना सकते हैं, जिसमें उत्पादन, जिसमें मतलब ज़्यादा उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। मतलब एक तरह से हम मानिए एक आर्थिक व्यवस्था होती है जिसका उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम पैसा कमाना होता है, और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और जो उस कंपनी के जो बड़े बड़े मालिक होते हैं उन्हीं का हस्तक्षेप होता है। उन्हीं के द्वारा कंपनी जहाँ जाए, किसको लेगी, किसको नहीं लेगी, किसको निकालेगी, क्या करेगी, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो आप समझ रहे हो कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है। तो दोस्तों आपको पूंजीवादी व्यवस्था अच्छे समझ आ गई होती है। तो उसके बाद हमारा टॉपिक अगला आता है उपनिवेशवाद क्या होता है। मतलब उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद कैसे आया है। तो हम आपको पूरा उपनिवेशवाद की डिटेल के ऊपर बता देते हैं। तो उपनिवेशवाद का होता है एक स्तर पर
एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक रूप से शासन करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पर मतलब हिंदुस्तान पर 200 वर्षों तक शासन करा, तो ब्रिटिश लोग कौन हो गए? वो उपनिवेशवाद हो गए। वो बाहर से आए, हमारे देश पर शासन करा। किस रूप से शासन करा? सैन्य रूप से भी शासन करना, राजनीतिक रूप से शासन करना। तो सबसे मेन जड़ होती है राजनीति। अगर तुम किसी देश की राजनीति को पकड़ लेते हो तो समझ लो आधा देश तुमने अपने हाथ में कब्जा कर लिया है। तो मतलब क्या होता है, एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर राजनीतिक रूप से शासन करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भाई बहनों आप लिख सकते हो, जैसे ब्रिटिश लोगों ने हिंदुस्तान को 200 वर्षों तक गुलाम बनाया था। अब अगला टॉपिक आता है, उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन मतलब हमारे डेली लाइफ में अपना क्या क्या प्रभाव डाला है। तो उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर सांस्कृतिक रूप से काफ़ी प्रभावित हुई है। उपनिवेशवाद ने हमारे हमारे सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। इससे कारण भारत में आधुनिक विचारधारा को अपनाया गया है, जिसके चलते लोगों ने स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों के बारे में सोचना शुरू किया है। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक नींव तैयार की है। तो आप समझ रहे होंगे, जो उपनिवेशवाद ने हमारे सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। जो उपनिवेशवाद है उसने क्या करा, हम जैसे हमारा पहले भारत सांस्कृतिक भारत माना जाता था, लेकिन आज नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि हम उपनिवेशवाद की चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब जैसे भारत में था कि धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन आजकल के लोग जीन्स पहनते हैं। पहले के लोग क्या काम करते थे? दाल चावल रोटी सब्जी खाया करते थे। आजकल के क्या कि नई नई वेराइटीज़ आ गई हैं। आजकल के मैकडोनल्ड ये सब चीज़ें खुल गई, मतलब हमारे सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। कौन कौन से डे बताते हैं, हग डे, ये सब। तो जितने भी ये किस कारण हुए? तो ये उपनिवेशवाद के कारण हुए हैं। टैडी डे जी सारे हमारे सांस्कृतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। इसके कारण भारत में आधुनिक विचारधारा को अपनाया गया है, जिसके चलते लोगों ने स्वतंत्रता तथा मानव अधिकारों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो इस लाइन का मतलब बता दो, जो उपनिवेशवाद है उन्होंने भारतीय लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाने शुरू करने होने के बाद तो भारतीय लोगों को भी दिमाग में आने लगा कि ये हमारे देश के ऊपर राज कर रहे हैं, हम ही को पढ़ा रहे हैं और हमारे देश के ऊपर राज कर रहे हैं और हम ही से पैसा लूटते हैं। तो उन लोगों को समझ आ गया, तो उन्होंने क्या करा, जिन लोगों को समझ आया कि हमारे देश के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, उन लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया, उन लोगों ने विद्रोह छेड़ दिया। तो मतलब क्या होता है, तो ये एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपके पेपर में है कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को किस किस प्रकार से प्रभावित किया है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। उपनिवेशवाद का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव भी था, जिसके चलते मध्यम वर्ग की जीवन शैली में परिवर्तन है। इसमें खान पान, भाषा, पहनावे। उपनिवेश का एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव था। आज आप जितनी भी डेली लाइफ चीज़ें यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो? सारा उपनिवेशवाद का यूज़ करते हो। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक जितने भी प्रभाव पड़े हैं हमारे देश में उपनिवेश के बाद, सारा किसके कारण पता है? उपनिवेशवाद मतलब ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो उन्होंने दिया है, जिसके चलते मध्यम वर्ग की जीवन शैली परिवर्तन है। और जैसे आपके जो पुराने ज़माने के जो दादा होते थे, उनकी जीवन शैली कितनी विचित्र थी और आपकी जीवन शैली देखो कितनी विचित्र है। इसमें खान पान जैसे आप मान लो, आप रोटी सब्जी ये सब जानते होगे, रोटी सब्जी दाल। आप उस समय आपके दादा लोग जानते थे कि भाई पिज़्ज़ा भी होता है, भाई बर्गर भी होता है। लेकिन आप लोग जानते हो क्यों? क्योंकि जब देश आज़ाद करके गए तब आप थे नहीं। जब देश आज़ाद हुआ, जब उपनिवेशवादों का पालन करने लगा, तब आप थे। तो अब आप क्या यूज़ कर रहे हो? उपनिवेशवाद का यूज़ कर रहे हो। आप स्मार्टफोन यूज़ करते हो उपनिवेशवाद के, जो ब्रिटेन लोगों ने दिए हैं, जिसके कारण मतलब इसमें यह बता रखा है, इसका पूरा मेन मतलब यही है कि उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप सिंपल से देखते हो, खान पान, आपकी खान पान बदल गई है। आपकी भाषा, जैसे पहले के लोग हिंदी बोलते थे, लेकिन आजकल के लोग इंग्लिश बोलते हैं। सब जगह इंग्लिश मानी जाती है। आपके पहनावे में परिवर्तन आ गया। आजकल के लोग जीन्स पहनते हैं, पता नहीं कौन कौन से आजकल के कपड़े भी आ गए हैं। तो मतलब क्या, उपनिवेशवाद के कारण सामाजिक प्रभाव भी पड़ा है, जिसके चलते मध्यम वर्ग की जीवन शैली में परिवर्तन है और इसके कारण लोग का खान पान, भाषा, पहनावा परिवर्तन होता रहा है।
तो उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव ज़्यादातर राजनीतिक रूप से पड़ा है। आप जितनी संसदीय व्यवस्था देख लो, जितने कानूनी व्यवस्था देख लो, जितने पुलिस प्रशासन देख लो, जितनी सारी मिलिट्री देख लो, किसकी देन है? ये उपनिवेशवाद की देन है। क्योंकि उस ज़माने में उपनिवेशवाद ने हमारे देश में संसदीय व्यवस्था बनाई, कानून व्यवस्था बनाई। डॉक्टर, वकील जितने भी आज आप देख रहे हो सब किसके हैं? उपनिवेशवाद के हैं। जितने भी आजकल के लोग इंग्लिश वो सीखने के लिए जागरूक होते हैं, किस लिए होते हैं? क्योंकि उस समय इंग्लिश हमारे कुछ लोगों को सिखा के चले गए। इस समय तो इंग्लिश लोगों को बोलना सीखने लगे, और मतलब जो उपनिवेशवाद लोग थे उस समय कुछ हिंदुस्तान को इंग्लिश सिखा के चले गए। तो आजकल लोगों में रहते हैं कि इंग्लिश की भीड़ लगती है, मैं भी इंग्लिश बोलूँगा, मैं भी इंग्लिश बोलूँगा। तो मतलब ये आपको पता चलना है कि जो उपनिवेशवाद है ना, उसने राजनीतिक रूप से काफ़ी हमारे देश में प्रभाव डाला। संसदीय व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव डाला। जैसे आप जो संसदीय व्यवस्था देख रहे हैं, आपका संविधान है, आपका जो कानून है, कुल आपके जो यातायात के जो साधन, आपकी जो पुलिस है, प्रशासन है, सब पर उपनिवेशवाद का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर ये उपनिवेशवाद नहीं होता तो ये सब भी नहीं होता। तो इसी आप मान सकते हैं कि उपनिवेशवाद की यही संविधान, पुलिस, यातायात के साधन जितने भी सब किसके देन है? उपनिवेशवाद के देन है। तो इस तरह मान सकते हैं जो उपनिवेशवाद है उसका प्रभाव राजनीतिक रूप से काफ़ी गहरा पड़ा है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन को प्रत्येक रूप से प्रभावित किया होगा। आई होप आपको ये वाला उपनिवेशवाद वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। अगला टॉपिक आता है उपनिवेशवाद के कारण लोगों का आगमन क्यों बढ़ गया। मतलब जब उपनिवेशवाद आया तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने क्यों शुरू हो गए, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी क्यों जाने लग गए। तो चलिए देखते हैं क्या था। उपनिवेशवाद के कारण देश के लोग एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने का मार्ग तैयार हुआ। जैसे बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लोग असम के चाय बागानों में काम करने जाते थे। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दे देता हूँ। जब ये उपनिवेशवाद, जब मतलब ब्रिटेन लोग नहीं आए थे, तब हमारे ज़माने में कहाँ ट्रेन चलती थी, कहाँ बस चलती थी, बस वो बैलगाड़ी चलती थी। जब उपनिवेशवाद आया तो उसने क्या, ट्रेन चलाना शुरू कर दी, जिससे लोग रोज़गार से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जैसे आजकल देखते हैं गाँव के लोग शहर में जाते हैं, किसके लिए जाते हैं? रोज़गार के लिए। वैसे जो बिहार के लोग थे वो उत्तर प्रदेश में जाते थे क्योंकि वहाँ काम मिलेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाते थे? असम में जाते थे, क्योंकि असम में उस समय चाय के बागानों पर काम करने का वो दिया था। मतलब जैसे आप आपको वैकेंसी निकाल देते तो आप जल्दी जल्दी जाते हो, चाहे जहाँ भी रहते हो वहाँ भाग भाग के वैकेंसी जाते हो, वहाँ अपना वो देते हो, फिजिकल विजिकल जितना भी देते हो ना। तो वैसे ही जो बिहार तथा उत्तर प्रदेश के लोग थे वो असम जाते थे, जाते थे रोज़गार मिलने के लिए, चाय के बागानों में काम करने के लिए। कि ऐसा नहीं कि असम ही जाते थे, और स्टेटों में भी जाते थे चाय के बागानों पर काम करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर असम में चाय उगती है इसलिए वहाँ पर जाते थे चाय के बागानों पर काम करने के लिए। उसके बाद हमारा एक और पॉइंट आता है, उपनिवेशवाद के कारण भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, विशेषकर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी क्षेत्र में। आपको बता दूं जो ब्रिटिश लोगों ने बसाए हैं, जैसे ब्रिटिश लोग जब आए थे हमारे हिंदुस्तान तो उन्होंने कौन कौन से शहर बसाए थे? बंगाल, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 शहर बसाए थे जहाँ पर मतलब अच्छे रोजगार, अच्छा सुविधा होती थी। तो मतलब उपनिवेशवाद के कारण भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ। जैसे ब्रिटिश प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में जहाँ पर उन्होंने सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, वकील के रूप में विभिन्न विभिन्न भागों में नियुक्त हुए। मतलब जहाँ अंग्रेजों ने वहाँ पर शहर बसाए थे, वहाँ पर जितने भी थे वहाँ पर जैसे डॉक्टर, वकील, पुलिस, ये सब जितने भी थे, तो ये सब क्या हुए, यहाँ पर सरकारी कर्मचारी को उनकी पद्धति दी गई। मतलब वो सरकार के अंडर में काम करोगे, इन सबको वाली पद्धति की है। मतलब तुम सरकार के अंडर में काम करोगे, इनको एक सरकारी पद्धति दे दी थी। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, सॉरी वो थोड़ा वीडियो डिलीट हो गई थी।
तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है औद्योगिक क्षरण क्या है। तो हम आपको बता दें औद्योगिक क्षरण क्या है। जब पुराने बसे उद्योगों क्षेत्रों में उद्योग का पतन होने लगे तो क्या उसे कहते हैं औद्योगिक क्षरण। मतलब जो पुराने बसे जो औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ आप उद्योग खोल चुके हैं, अब वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा तो उनका पतन हो गया, मतलब बंद कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं औद्योगिक क्षरण कहते हैं। तो आप एक सिंपल सी डिफाइन ले सकते हैं, जब पुराने बसे औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग का पतन होने लगे तो उसे क्या कहते हैं औद्योगिक क्षरण कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है औद्योगिकरण तथा शहरीकरण में क्या परिभाषित है। तो हम आपको बता देते हैं औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन घरेलू स्तर से निकलकर कारखाने तक पहुंच जाते तथा उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे आप कोई सिलाई का काम कर रहे हो, जैसे आप सिलाई का काम कर रहे हो तो आपने एक सिलाई मशीन रखी, फिर आपका काम बढ़ने लगा, फिर आपने 2 सिलाई मशीन रखी, फिर आपने 3, ऐसे करते करते आपका एक कारोबार बन गया कि यहाँ पर कपड़े जल्दी सिलते हैं, यहाँ पर कपड़े आपके अगर नए कपड़े सिलते हैं तो फिर आपने कपड़े सिल के अपनी एक कोई नई कंपनी खोल ली। तो इसे क्या कहते हैं औद्योगिकरण। मतलब आप घरेलू स्तर पर काम करना शुरू करते हो लेकिन वो काम बाद में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए कहते हैं कोई काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन घरेलू स्तर से निकलकर कारखानों तक पहुंच जाता है, उसे क्या कहते हैं औद्योगिक क्षरण। और जो उत्पादन होते हैं बड़े स्तर पर, मतलब बड़े स्तर पर बिक्री शुरू हो जाते हैं। उसके तहत अगला टॉपिक आता है शहरीकरण क्या होता है। शहरीकरण आपको पता ही होगा, बहुत बच्चों को पता होगा शहरीकरण क्या होता है। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो लोग होते हैं ना गाँव से बढ़कर शहर की ओर विकसित हो जाते हैं। मतलब जैसे गांव में रोजगार नहीं मिलते तो शहर की ओर जाते हैं कि हमें रोजगार मिल दे, तो यही होता है शहरीकरण। शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो गांव के लोग होते हैं वो शहर पर बढ़कर अपने रोजगार ढूंढते हैं, जिसके कारण जो शहर होते हैं और भी विकसित हो जाते हैं। तो आप एक नॉर्मल सी डिफाइन लिख सकते हैं, शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव से बढ़कर शहर की ओर विकसित हो जाते हैं। आई आपको आई होप आपको औद्योगिकरण और समझ आ गया होगा। तो अगला हमारा टॉपिक आता है अंग्रेजी भाषा का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं। अंग्रेजी भाषा ने हमारे समाज को भूमंडलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ऊंचा प्रदान किया। तो आप जहर से दे सकते हैं, आप भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या पूछते हैं आपसे, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं। आप कोई भी पेपर देने जाते हो आपसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में पेपर दो। आप अगर बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता मतलब उसे क्या कहते हैं, उसे अनपढ़ कहते हैं, भले वो इतना अच्छा विद्वान क्यों ना हो हिंदी का, तो उसे कहते हैं। मतलब अंग्रेजी भाषा ने हमारे समाज को भूमंडलीकरण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त किया। आज आप कहीं भी चाहिए तो आपको क्या कहते हैं, भैया आपको अंग्रेजी आती है, नहीं आती तो पहले सीख के आओ। तो मतलब अंग्रेजी भाषा का इतना हमारे समाज में प्रभाव पड़ा है कि आजकल के लोग डेली यूजेस में इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब भूमंडलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े लेवल पर ही अंग्रेजी भाषा का भारत पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। आई होप आपको समझ आ गया कि अंग्रेजी शासन का। तो अगला टॉपिक आप हम आता है औपनिवेशिक शासन के कानून ने किस प्रकार चाय के उद्योगों के मालिक, मतलब चाय के उद्योगों, औपनिवेशिक शासन के कानून ने किस प्रकार चाय के उद्योगों को मालिक तथा प्रबंधों का समर्थन किया था। जो औपनिवेशिक शासन था वो किस प्रकार कानून, मतलब किस प्रकार जहाँ पर असम में जो चाय के उद्योग में जो मजदूर काम करने आते थे उनका किस प्रकार प्रबंधन करता था, उन्हें किस प्रकार कार्य करता था, उन्हें किस प्रकार सैलरी देता था, उन्हें किस प्रकार अपने चाय के उद्योगों में काम कराता था। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार। लोगों को समझ आ गया होगा चाय के उद्योगों के मालिक कौन होते हैं, ब्रिटिश होते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। फिर औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बनाए गए समस्त कानून चाय के उद्योगों के मालिक तथा प्रबंधक अंतर्गत बनाए जाते थे। इन कानून के माध्यम से मजदूरों को काफ़ी शोषण करना होता था। जो औपनिवेशिक शासन जो कानून बनाती थी चाय के उद्योगों पर, तो जो ये कानून बनाती थे ना, ये मालिक और ब्रिटिश के लोगों के द्वारा बनाए जाते थे। इनमें जो मजदूर होते थे वो कोई भी अपना सुझाव नहीं दे सकते थे, और जिसके कारण मजदूरों पर काफ़ी शोषण भी किया जाता था। और वह इन कानून के तहत श्रमिकों के नियोजन में अनैतिक साधन का प्रयोग करते थे। कई बार चाय के बगानों में उन्हें ज़बरदस्ती काम करते थे। और मतलब आप जाहिर से बात दे सकते हैं कि जो ब्रिटिश लोग थे वो चाय के बगानों में जहाँ पर मजदूर काम करने आते थे जो कि हिंदुस्तानी होते हैं, उन पर काफ़ी अपना जुर्म डालते थे। और उन्हें जैसे उनका काम के टाइम, जैसे टाइम पीरियड होता है काम का, जैसे 8 से 9
काम तुम करना, फिर बाकी रेस्ट। तो उनके रेस्ट में पीरियड में भी उनको बुला के ज़बरदस्ती उनसे चाय के बागानों में ज़बरदस्ती मजदूरों से काम कराया करते थे। तो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है भारत के किन शहरों को अंग्रेज़ों ने बसाया था। मतलब भारत के किन शहरों को आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा और आपको याद होगा तो आपको कौन कौन से थे अंग्रेज़ों को, एक बम्बई, एक कलकत्ता, एक मद्रास। तो चलिए जानते हैं उन्हें क्यों बसाया था, आपको याद भी होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा। तो भारत में अंग्रेज़ों ने मुंबई, कोलकाता तथा मद्रास को बसाया था। क्यों बसाया था? अंग्रेज़ों ने इन शहरों को देश में उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए लाया था। मतलब जो अंग्रेज़ थे इन शहरों को इसलिए बताते थे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा उत्पत्ति होती थी फसल की, ज़्यादा यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था थी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा वो क्रॉप ये सब फर्टिलाइज़र की चीज़ें ज़्यादा थी। और अंग्रेज़ों का मानना था कि इन शहरों पर उद्योग की आवश्यकता वस्तु निराश सरलता से मिल सकती। मतलब भैया कहाँ ढूंढे, कहाँ से ज़मीन ढूंढे कि कहाँ से ये चीज़ उगेगी, कहाँ से सब चीज़ उगेगी। तो इनका मानना था, अंग्रेज़ों का मानना था कि यहाँ सरलता से सब कुछ मिल सकता है। तो इसलिए इन शहरों को अंग्रेज़ों ने बसा दिया था। और साथ ही यहीं उत्पादित वस्तुओं का सस्ती लागत में आयात भी किया जाता था। अब ये क्या काम करते थे अंग्रेज़, तो यहाँ पर सारी वस्तु यहीं उनकी यहीं इन शहरों में मिल जाती थी, जिसके कारण उन्हें कहीं और राज्यों में घूमना नहीं पड़ता था, जिसके कारण यहाँ से सस्ती वस्तु मिल जाती थी। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको होम ट्यूशन चाहिए तो आप लर्निंग पॉइंट से आप होम ट्यूशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कोचिंग, होम ट्यूशन, और आपकी स्ट्रीम आर्ट्स में चाहिए तो हमने सब्जेक्ट में दिखा देते हैं आपको। जब हमने चैनल बनाया था तो आपको सब्जेक्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब्जेक्ट भी कौन कौन से हैं। तो सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।